वेलकम बैक फ्रेंड्स इन दिस सेशन। पहले हम करेंगे इंटरनल ऑडिट और उसके बाद हम बाकी चीज़ें भी करेंगे। इंटरनल ऑडिट के लिए आपका सेक्शन है सेक्शन नंबर 138। ये जितनी बातें लिखी आप इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सारी बातें दोबारा से पीछे लिखी हुई है। तो ये जो भी लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर करेंगे। और क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सी कंपनीज है जिन्हें इंटरनल ऑडिट जो है करवाना ज़रूरी है। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सभी को इंटरनल ऑडिट करवाना ज़रूरी है। जितनी हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें ज़रूरी है अगर उनका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या उनका जो आउटस्टैंडिंग लोन्स है, बोरोइंग्स है, बैंक से जो लिया है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। स्टैट ऑडिट तो सभी को कराना होता है जो हमारी सारी कंपनीज होती हैं, पर इंटरनल ऑडिट इनको करवाना होता है। जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं उनके लिए ये दो कंडीशन तो है ही, यानी टर्नओवर की और आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स की 200 करोड़ उससे ज़्यादा, 100 करोड़ उससे ज़्यादा, ये कंडीशंस तो है ही। इसके साथ जो है दो कंडीशन और लगा दी है, अगर उसमें से भी कोई सेटिस्फाई हो गई तो इन्हें भी जो है इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसमें क्या आता है सर, इसमें पेड अप शेयर कैपिटल आता है अगर 50 करोड़ से ज़्यादा है तो, या फिर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है अगर 25 करोड़ से ज़्यादा है तो, पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। चारों में से कोई भी कंडीशन एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने सेटिस्फाई कर ली तो उन्हें भी अपना इंटरनल ऑडिट करवाना होगा। दोस्तों ये जब सेक्शन आया है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 6 महीने का टाइम दिया था उस टाइम, कि जब आएगा तब आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आपको जो है इंटरनल ऑडिट करवाना चाहिए। सवाल ये आता है कि इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है। उसके लिए भी अगेन चार्ट दे रखा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, या कोई अदर प्रोफेशनल भी हो सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है। मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय, कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। जो ऑडिट कमेटी है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो जो है इंटरनल ऑडिटर से कंसल्टेशन लेकर जो है इंटरनल ऑडिट का जो स्कोप है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उससे फॉर्मुलेट करेंगे, एक प्लान फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, किसे इंटरनल ऑडिट करवाना होता है और कौन इंटरनल ऑडिट कर सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल भी आ रहा है, परफेक्ट लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, और लिस्टेड कंपनी है तो इसको इंटरनल ऑडिट करवाना ही जरूरी है। कंपनी का जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का है और उनका हेड ऑफिस कर्नाटका में है। कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो स्प्रेड आउट हैं अक्रॉस इंडिया। Company appointed a firm of chartered accountants N Company LLP as its internal auditor for the year ended 31st March 2019. However, for the financial year 1920, the company is planning to have an in-house internal audit function. Internal audit system. बात समझ रहे हैं? अभी जो कंपनी है उसने बाहर वाली फर्म को जो है काम दिया हुआ है कि आप जो है हमारा इंटरनल ऑडिट करें, और फर्म का नाम है एन कंपनी LLP। हालांकि अभी सोच रहे हैं कि हम अपना अंदर ही जो है एक इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट बना लेते हैं। यह मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय। तो इंटरनल ऑडिट जो है कंपनी चाहे तो अपना अलग डिपार्टमेंट बना सकती है और बाहर वालों को रखने की बजाय खुद ही जो है इंटरनली अपना ऑडिट करा सकती है। तो ये करना चाहते हैं। इफ द कंपनी डज दैट देन इट इज प्लानिंग नॉट टू कंटिन्यू विद एन कंपनी LLP एज इट्स इंटरनल ऑडिटर्स। तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है इन्होंने, कि अगर ये अपना खुद का ही डिपार्टमेंट बना लेते हैं इंटरनल ऑडिट का, तो उस केस में क्या ये एन कंपनी LLP को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका करेक्ट सॉल्यूशन भी चलो आपके सामने आ ही गए हैं, सॉल्यूशन डी है। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि इन्हें कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, नीड्स टू कंटिन्यू विद एन कंपनी LLP। यहाँ लिखा है कि कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी और फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि उन्हें अपना ऑडिटर चेंज करना ही नहीं चाहिए। और लास्ट में लिखा है कि बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उनका खुद का इंटरनल ऑडिट फंक्शन आ गया है, इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट आ गया है, तो भाई डेफिनेटली मत कंटिन्यू करो। हमें तो मतलब है इंटरनल ऑडिट करवाने से, चाहे आप अपना इंटरनली डिपार्टमेंट सेटअप करें या बाहर वाली फर्म आप हायर करें। तो बस यही बात है, यही आपको पता होना चाहिए था। यही आपका पूरा इंटरनल ऑडिट का सेक्शन 138 है। अब हम जो है थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और डिस्कशन करेंगे। किस बारे में डिस्कशन करेंगे सर? हम डिस्कशन करेंगे CSR तो हम कर चुके हैं। हम ये डिस्कशन करेंगे राइट टू मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 136। अभी किया 138, अब कर रहे हैं 136। यानी जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट है, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल तो नहीं भेज सकते बट उनकी जो कॉपी है वो आप एवरी मेंबर, एवरी ट्रस्टी फ्रॉम डिवेंचर होल्डर एंड अदर पर्सनस, इन्हें आप भेजेंगे एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग।
सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी जो है आप सर्कुलेट करेंगे। लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है, एंड साथ में यहाँ तो और नहीं लिखा, एंड लिखा है, टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी देंगे। ठीक है ना सर? और डिस्पैच करना हो तो वो भी करेंगे। तो ये चार्ट बना हुआ है, ये सारी बातें हम डिटेल में यहाँ पर करेंगे। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी उसकी कॉपी इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपकी सब्सिडरीज की जो बैलेंस शीट है, P&L है, वो भी जो है मिलकर जो है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनती है, वो भी देंगे। और अगर आपकी सब्सिडरी नहीं है तो डेफिनेटली एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी तो वो देंगे, सब्सिडरी है तो दोनों देंगे, ऑडिटर रिपोर्ट अगर है तो वो भी आप देंगे। अदर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है एज पर लॉ, जिसे आप पीछे अनेक्स्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे लगाते हैं और जनरल मीटिंग में जो है जिन्हें दिखाया जाता है, वो सभी चीज़, उन सभी चीज़ों की कॉपी आप अपने मेंबर्स को भी देंगे, जो डिवेंचर होल्डर्स के ट्रस्टीज़ हैं उन्हें भी देंगे, अगर आपने डिवेंचर इशू करें डेफिनेटली तभी, एंड टू ऑल अदर पर्सन्स अदर देन मेंबर्स और ट्रस्टीज बीइंग अ पर्सन सो एंटाइटल्ड। अगर कोई ऐसा बंदा और है जिसको भी देना ज़रूरी है तो उसे भी आप देंगे। 21 डेज पहले देंगे। तो जनरल मीटिंग होने वाली इस दिन को एक्सक्लूड करेंगे, जिस दिन आप दे रहे हैं उसे एक्सक्लूड करेंगे, बीच में 21 डेज का गैप होना चाहिए। यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अगर 95% लोग एग्री करते हैं, डेफिनेटली जहाँ पर शेयर कैपिटल नहीं है तो वहाँ पर वोटिंग पावर, जहाँ शेयर कैपिटल है तो वहाँ पेड अप शेयर कैपिटल, अगर 95% लोग एग्री करते हैं तो डेफिनेटली उस केस में आप 21 डेज से कम का नोटिस भी दे सकते हैं। ये हमने पहले भी किया था। हालांकि जो आपकी लिस्टेड कंपनीज होगी उस केस में आपके बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसीलिए जो है लिस्टेड कंपनीज के लिए एक यहाँ पर राहत दी गई है, और वहाँ पर लिखा गया है कि जो कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, वो अगर आप इंस्पेक्शन के लिए भी अवेलेबल करवा देते हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, 21 दिन पहले आपने खोल के रख दिया, भैया आइए इंस्पेक्शन करिए, जो देखना है देखिए, एंड साथ में आपने एक स्टेटमेंट बना दी है और उस स्टेटमेंट में आपने जो है सारे फीचर्स लिख दिए हैं अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के, चाहे तो वो स्टेटमेंट की कॉपी या डॉक्यूमेंट की कॉपी, जैसा कंपनी को ठीक लगे, वो जो है हर मेंबर को, और अगर डिवेंचर इशू करें तो डिवेंचर होल्डर्स के ट्रस्टीज़ को कंपनी जो है 21 डेज से पहले इशू करेगी। और उसमें क्या लिखा होगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे जो यहाँ पर ऑफिस है उसमें पड़े हुए हैं, आप आकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अनलेस द शेयर होल्डर आस्क फॉर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बंच अगर आप बनाते हैं और सबको पूरा पूरा भेजते हैं, उस केस में जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ये बात लिखी गई है। हालांकि आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिकली जो है चले जाता है और पहुंच जाता है। प्रोवाइडेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मैनर बता सकती है कि कंपनी जिनकी नेटवर्थ वगैरह क्या क्या होगी तो वो उस मैनर में जो है भेजेंगे। आई थिंक यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नेटवर्थ जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजेंगे, और लिस्टेड कंपनी तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही भेजेगी। तो ये खैर एक्ट की बात लिखी हुई है, बट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में सारी चीज़ें चली जाती हैं। Provided further that listed companies shall also place the financial statement and consolidated financial statements and other documents on its website which is maintained by or on behalf of the company। इसका मतलब कि वो अपनी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स जो है शो कर देंगे। ये हुई पहली बात। प्रोवाइडेड ऑल्सो एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग अ सब्सिडरी और सब्सिडरीज, उस केस में जिनकी सब्सिडरीज वगैरह हैं वो सब्सिडरी के भी जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी वेबसाइट पर दिखाएंगे, और साथ में जो है एक सेपरेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स सब्सिडरी अपने शेयर होल्डर को देंगे जो मांगेगा, हु आस्क फॉर इट। तो बस ये बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी हुई थी कि आप जो है सब्सिडरी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पर रखेंगे, जो शेयर होल्डर मांगेगा उसको दे देंगे। आगे लिखते हैं प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ लिस्टेड कंपनी विच हैज़ अ सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन सब्सिडरी के केस में क्या होगा, आपकी सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, उस केस में दोस्तों वेयर फॉरेन सब्सिडरी इज स्टैट्यूटरली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी कंट्री में, क्या होगा, तो अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं फॉरेन सब्सिडरी की, इज प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द लिस्टेड कंपनी, और वो लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे लगा देंगे, तो उससे भी माना जाएगा कि आपने प्रोविजंस को कंप्लाई किया है। और जहाँ पर जो है फॉरेन सब्सिडरी को बाहर जो है इंडिया के बाहर उसने इस्टेब्लिश किया हुआ है और वहाँ पर उसको ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है। हाँ, बहुत जगह पे नहीं होता, अगर टर्नओवर कम है तो ऑडिट ज़रूरत ही नहीं है, इवन यूके में भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर कम है तो वहाँ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं कराना होता है।
जिस भी कंट्री में ये इनकॉर्पोरेटेड है और उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं कराया। तो जो होल्डिंग कंपनी होगी जो इंडिया में लिस्टेड है वो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अपनी वेबसाइट पर दे देगी। वेयर सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, तो उसमें एक ट्रांसलेटेड कॉपी जो है वो भी लगाएंगे। यानी कि मान लेते हैं स्पेन में आपने कुछ खोला है, वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेनिश लैंग्वेज में जो है बना दिए, अपनी वेबसाइट पर आप उसे ट्रांसलेट कर इंग्लिश में ज़रूर दिखाएंगे। यानी दो बात बोल दी है कि जहाँ बाहर वाली कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है तो आप वो लगाएंगे, उसे अगर कंसोलिडेट करना जरूरी है तो उसकी कंसोलिडेटेड लगा सकते हैं, अगर उसे ऑडिट कराना जरूरी नहीं है तो जैसी है वैसी लगा सकते हैं। यानी अल्टीमेटली सब्सिडरी की जो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आपको अपनी वेबसाइट पे लगानी है। कुल मिलाकर इतनी बात लिखी हुई है पूरे एक्ट में, इस पूरे पेज में। हालांकि एग्जाम्पशन भी दिया हुआ है, जो कि आपकी सेक्शन 8 कंपनी होती है उनके लिए 21 डेज़ की जगह 14 डेज़ है। ये हम नोटिस वाले चैप्टर में कर चुके हैं। और जो निधि कंपनी होती है, जो म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी बोलते हैं, जो अपने मेंबर्स के लिए जो है पैसा इकट्ठा करती है और किसी मेंबर की मदद करती है फिर वो धीरे धीरे लौटाता है, ये जो कंपनीज होती है shall subject to the modification in case of members who do not individually or jointly hold shares of more than 1000 rupees in face value or more than 1% of total paid up capital, whichever is less, it shall be sufficient compliance with the provisions of the section if an intimation is sent by public notice in newspaper। कहानी खत्म। ये कह रहे हैं कि जिनके पास 1000 रुपये से ज़्यादा के शेयर नहीं है, फेस वैल्यू के शेयर नहीं है, या फिर 1% से ज़्यादा की जो है पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, उन लोगों को जो है विच एवर इज लेस, उन लोगों को जो है इंडिविजुअली भेजने की बजाय सीधा न्यूज़पेपर में जो है आप नोटिस लगा दिया करें और टाइम वेन्यू बता दिया करें कि भैया ये मेरी एजीएम होने वाली है। ये वही बात हो गई जो आपने जो है मीटिंग वाले चैप्टर में किया था। मीटिंग वाले चैप्टर में जो पढ़ा था सेम वही बात है। आपको नोटिस देना है ना, आप जो है नोटिस इन्हें पब्लिक जो है न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश करके दे सकते हैं। In case of a listed company, the provisions of section 136 subsection 1 shall be complied with if copies of documents जो है इंस्पेक्शन के लिए आप दे देते हैं 21 दिन पहले, along with it a statement containing salient features जो है वो फॉर्म AOC 3 में, और कॉपीज डॉक्यूमेंट की अगर आप चाहें तो अगर कंपनी को लगे तो वो हर मेंबर को भेजेंगे, हर ट्रस्टी को भेजेंगे जो डिबेंचर होल्डर का है। स्टेटमेंट जो है वो 21 दिन पहले जो है आप भेजेंगे, अनलेस द शेयर होल्डर आस्क फॉर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये चीज़ें जो बताई है उसी को टेबल में जो है बनाकर लिख दिया है। कंपनी जो है अलाउ करेगी मेंबर को, ट्रस्टीज़ को जो डिबेंचर होल्डर के हैं, कि वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिजनेस आवर्स में, इंस्पेक्ट कर सकते हैं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि इन्होंने एक एक को नहीं भेजा, उस केस में जो है इन्होंने बोला कि आइए इंस्पेक्ट कर लीजिए। मैनर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सर्टेन केसेस, मतलब कि जो लिस्टेड कंपनीज होती है और जो पब्लिक कंपनीज हैं जिनका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर जो है 10 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेंड करेंगे। ऐसा रूल नंबर 11 बोलता है कंपनीज अकाउंट रूल्स का 2014 का। whose शेयर होल्डिंग इज इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म एंड whose ईमेल आईडी रजिस्टर्ड विद डिपॉजिटरी फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। मैंने आईसीआईसी सिक्योरिटी से जो है लेकर रखा हुआ है शेयर, तो डेफिनेटली मेरे ईमेल पर जो है वो चीज़ें आ जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आ जाएगी और आती भी है। और वो शेयर होल्डर जिसके पास डीमेटलाइज्ड फॉर्म में तो नहीं है शेयर्स, पर उसने जो है राइटिंग में बताया हुआ है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो है इसे ले लूँगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ले लूँगा। ये लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप डिस्पैच करेंगे थ्रू रिकॉग्नाइज मोड ऑफ डिलीवरी अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट इन ऑल अदर केसेस। डीमेट फॉर्म में शेयर्स नहीं है, शेयर होल्डर ने राइटिंग में ईमेल आईडी भी नहीं दिया है, कि भैया कंसेंट भी नहीं दिए कि आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजें, तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप उसे जो है डिस्पैच करें, फिजिकल कॉपीज भेजें। लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आज की क्लास का करा रहा हूँ आपको, जो एक सर्कुलर आया है। हालांकि सर्कुलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, पढ़ने की इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद भी जो सर्कुलर आया एक बार देख लेते हैं। उसमें क्लैरिफाई किया गया है कि जो कंपनी है जो अपनी जनरल मीटिंग होल्ड कर रही है एट अ शॉर्टर नोटिस, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शॉर्टर नोटिस पर भी सर्कुलेट कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 95% लोग एग्री करते हैं तो आप शॉर्टर नोटिस पर भी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। और हाँ, डेफिनेटली सेक्शन 8 कंपनी तो 14 डेज का ही नोटिस देती है। इट हैज़ ऑल्सो बीन क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट प्रिवेलेंट इन दैट कंट्री, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है इंडियन कंपनी जो है अनऑडिटेड अकाउंट रख सकती है एज एप्लीकेबल। और जो फॉर्मेट होगा अकाउंट्स का फॉरेन सब्सिडरी का शुड बी एज फार एज पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट। इन केस दिस इज नॉट पॉसिबल, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द रीजन फॉर डेविएशन may be placed file along with such accounts।
मतलब कोशिश करी जाएगी उसके जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फॉरेन कंपनी में सब्सिडरी है, उसको ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी वेबसाइट पे जो है उसको पब्लिश करते हैं और आप कोशिश करते हैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही जो है वो प्रेजेंट करी जाए, ताकि लोग जो है वो खुद कंसोलिडेट कर पाएँ, अगर उन्हें मन करता है तो वो कर पाएँ, एनालिस्ट कर पाएँ। वो भी नहीं कर सकते तो रीज़न बताएंगे क्या चक्कर है, क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों डेविएट आप करते हैं, जो हमारा कंपनीज एक्ट में लिखा है और जो आपने फॉलो किया है फॉरेन कंट्री में जो फॉलो किया है। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको बताई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कैसे कैसे सर्कुलेट होती है, मेंबर का राइट होता है, उन्हें देनी होती है। और आप सेंड करेंगे, सर्कुलेट करेंगे 21 दिन पहले। लिस्टेड कंपनी वगैरह जो है, पब्लिक कंपनी वगैरह जो है, जिनका टर्नओवर नेटवर्थ ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से देंगे। और डीमेट फॉर्म में है तो डीमेट फॉर्म में नहीं है तो फिजिकल कॉपीज़ भी देना पड़ सकता है। यही है बस। और सब्सिडरी के अकाउंट जो अपनी वेबसाइट पे लगाने होते हैं, ये 4 लाइन की बात आपको लिखनी थी। बाकी कॉन्ट्राविन करेंगे तो पेनल्टी है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। इंटरनल ऑडिट कर लिया, ये कर लिया है। अगली क्लास में मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है, उनकी कॉपी फाइल करनी होती है, उसके बारे में जो है कुछ प्रोविजंस लिखे हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जिसके बाद आपका इतना पोर्शन हो जाएगा, इतना पोर्शन हो जाएगा। इससे पहले शायद हम CSR भी कर चुके हैं, तो CSR भी हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गया। देखो इतना सारा हो गया। देखो तो बचा कितना, 28 पेज बचे हैं। 28 में भी स्टार्टिंग में मैं करा चुका हूँ आपको काफ़ी कुछ। तो अल्टीमेटली जो है आपका ये बचेगा, नफरा बचेगा और बोर्ड रिपोर्ट बचेगा। ये 2 चीज़ें आपकी बच जाएगी। ये देखो नफरा आ रहा है ना, कंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और ये रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। और इसके बाद यहाँ पर भी कुछ आएगा शायद। ये तो हम कर चुके हैं शायद, हाँ ये तो हम कर चुके हैं शायद। कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शायद करना है, जहाँ तक मुझे याद है। और ये सब चीज़ें हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।